यहाँ पर आप वन लाइनर से संबंधित 40 से 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार ठाकुरदारा से और पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म में एग्ज़ाम रिलेटेड में मैं आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आप सभी ने वर्णमाला का एक पॉइंट समाप्त किया था जो हिंदी से संबंधित चल रहा था। वर्णमाला के अंतर्गत आपने 6 वीडियो देखी जिसमें हमने 5 वीडियो में वर्णमाला को कवर करा था और 6ठी वीडियो में आपको टेस्ट के आधार पर समझाया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ाने के लिए आपको जा रहे हैं संज्ञा। लेकिन संज्ञा से स्टार्ट होने से पहले आप पॉइंट समझेंगे कि संज्ञा शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ, या इस संज्ञा शब्द को क्या कहा जाता है, या किस शब्द से मिलकर बनी है। तो आप यहाँ पर पॉइंट संज्ञा से संबंधित इससे हटकर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जो राज्य स्तर की परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज का जो डायग्राम से संबंधित हम बातें करेंगे शब्दों के अंतर्गत, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चनों के अंतर्गत हम वन लाइनर में बात करेंगे और उसके अंतर्गत ही आप समझ पाएंगे कि संज्ञा शब्द का निर्माण किस शब्द से हुआ है। तो यहाँ पर आपने पढ़ेंगे शब्द कि शब्द क्या होता है, अर्थात जैसा कि आपने वर्णमाला के अंतर्गत एक पॉइंट पढ़ा होगा कि वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो इसी प्रकार से आपने वर्ण पढ़े थे वर्णमाला के अंतर्गत और अब पढ़ेंगे शब्द, और इस शब्द के अंतर्गत वन लाइनर में हम 40 से 50 क्वेश्चनों तक वन लाइनर में बात करेंगे, जहां पर आप समझेंगे कि संज्ञा शब्द क्या होता है, सर्वनाम शब्द क्या होता है, क्रिया शब्द क्या होता है, या विशेषण क्या होता है। इसी से हटकर कुछ अवयवों की बात करेंगे जो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाते रहेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 40 से 50 क्वेश्चनों की बातें केवल शब्द के आधार पर ही करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट था शब्द भेद, अर्थात हम बात करें कि शब्द भेद क्या होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि शब्द भेद को द्वितीय किस नाम से जाना जाता है। तो इसे शब्द ओष्ठ भी कहा जाता है। अर्थात कहें कि शब्द भेद क्या होते हैं, तो शब्द के यदि भेदों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आज के डायग्राम में समझेंगे कि शब्द के जो भेद होते हैं तो वह 2 होते हैं, और ये 2 भेद कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया शब्द भेद का जो द्वितीय नाम होता है तो वह शब्दोष्ठ कहलाता है। तो इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि शब्द भेद के कितने भेद होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे 2। यदि पूछा जाए कि शब्द भेद का द्वितीय नाम क्या कहलाता है तो आप ध्यान रखेंगे शब्द ओष्ठ। और शब्द के इन 2 भेदों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जिसमें नंबर 1 शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। अर्थात हम कहें कि शब्द भेद के कितने भेद होते हैं या शब्द ओष्ठ के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 2 भेद होते हैं। जिसमें बात करें नंबर 1 सार्थक शब्द की, ऐसे ही बात करेंगे नंबर 2 निरर्थक शब्द की। यानी नंबर 1 शब्द पढ़ा सार्थक शब्द और नंबर 2 यदि बात करें तो निरर्थक शब्द की। अब यहाँ पर आप समझेंगे परिभाषा के अंतर्गत कि सार्थक शब्द क्या होते हैं और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं या जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है तो उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, और जिन शब्दों का कोई अर्थ निश्चित नहीं होता है तो उन्हें निरर्थक कहा जाता है। तो ये परिभाषा के अंतर्गत आप यहाँ पर भी समझें और आगे भी पढ़ाएंगे।
तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वन लाइनर के अंतर्गत पॉइंट, जिसमें हमने बताया कि शब्द भेद के दो भेद होते हैं, सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ एक सही या निश्चित अर्थ होता है, और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। अब बात करें कि सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर समझेंगे कि सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 बात करेंगे भेद के अंतर्गत कि सार्थक शब्द की जो भेदों की संख्या होती है तो वह 4 होती है, और निरर्थक शब्द का कोई भी भेद नहीं होता। अब निरर्थक शब्द का भेद क्यों नहीं होता? क्योंकि निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए निरर्थक शब्द का कोई भी भेद नहीं होता है। और सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और जब अर्थ होगा तो उसके अलग अलग भेदों की व्याख्या भी की जाती है। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे सार्थक शब्द की, जिसमें सार्थक शब्द के भेद 4 होते हैं, और इन चारों में नंबर 1 समझेंगे। नंबर 1 होता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तीन होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आपने पढ़ा कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं तो वो 3 होते हैं, जिसमें हम बात करें नंबर 1 शब्द की, तो नंबर 1 शब्द रूढ़ शब्द कहलाता है। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं तो आप ये परिभाषा में पढ़ेंगे कुछ ही समय में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के डायग्राम के अंतर्गत हम वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चनों पर आधारित पॉइंट होगा। तो इस पूरे डायग्राम के अंतर्गत आप सीख रहे हैं कि किस शब्द का प्रयोग किस शब्द के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सार्थक शब्द के तो 4 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं तो वह 3 होते हैं, जिसमें नंबर 1 आपने पढ़ा रूढ़ शब्द। ऐसे ही नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द। ऐसे ही नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे योग ऋण शब्द। जो नंबर 3 होता है तो उसे योग ऋण शब्द कहा जाता है। अर्थात हमने बात करी कि नंबर 1 शब्द होता है रूढ़ शब्द, और नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग ऋण शब्द होता है। तो एक पॉइंट पढ़ा कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं तो वह 3 होते हैं, जिसमें नंबर 1 की हमने बात करी रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग ऋण शब्द। आगे बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट में, और नंबर 2 समझेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। जो दूसरा पॉइंट था तो नंबर 2 आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं। तो आप 2 प्रकार से क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं तो वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात मान्यता प्राप्त जो शब्दों की संख्या होती है तो वह 4 होती है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अगर हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर कुल शब्दों की संख्या कितनी होगी, तो कुल शब्दों की संख्या 5 होगी। अब ये कुल के अंतर्गत कौन सा पॉइंट होगा, तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 1। नंबर 1 शब्द आता है देशज या देशी शब्द। देशज या
देशी शब्द। नंबर 2 विदेशज या विदेशी शब्द। नंबर 3 तत्सम शब्द। नंबर 4 तद्भव शब्द। और ये नंबर 5 जिसकी बात कर रहे थे, तो ये कुल के अंतर्गत ध्यान रखेंगे नोट लाइन में। नंबर 5 पर आता है संकर शब्द, अर्थात संकर शब्द को वर्तमान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि बात करें कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों की संख्या होती है, तो वह 4 होती है जो मान्यता प्राप्त के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। और यदि कुल की बात करें तो कुल शब्दों की जो संख्या होती है वह 5 होती है। आगे समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद आप समझेंगे इसी प्रकार से कि अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं तो वह 4 होते हैं। अर्थात अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद 4 ही होते हैं। यह कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त शब्दों की संख्या अर्थ के आधार पर 4 होती है, लेकिन जब कुल शब्दों की बात करेंगे तो वह 5 होती है। यदि किसी भी छात्र या छात्रा को यदि क्वेश्चन में किसी में भी डाउट लगे तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन की आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे या किस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे। जैसा कि आपने अभी बड़माला से संबंधित 5 वीडियो पढ़ी और 6ठी वीडियो में आपने बड़माला के अंतर्गत क्वेश्चनों की बात करी जो वन लाइनर में आते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने बताया कि यहाँ पर शब्द भेद के अंतर्गत आप 40 से 50 क्वेश्चन वन लाइनर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा कि किस प्रकार से कुल आएंगे या किस प्रकार से मान्यता के आधार पर रहेंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों की बात मैं इस डायग्राम के बाद और संज्ञा के बाद में टेस्ट के आधार पर करूँगा। यदि आप वीडियो लगातार देखेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपके तभी सारे पॉइंट क्लियर हो पाएंगे। और यदि अच्छी लगें तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी हमें बताते रहें कहाँ पर गलती है। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें पता होगा, आप लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चों को ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। यदि आप कुछ नहीं कर पाओगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानव के कर्म ही उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे हमारे साथ में जुड़कर, तो हमें पता चलता रहेगा कि बच्चों को ये पॉइंट अच्छा लगा है, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कमेंट से या लाइक से ही पता लगा सकते हैं कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो समझे आप। तो हमने बताया कि अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं तो वो मान्यता के आधार पर या मुख्य रूप से या मूल रूप से 4 होते हैं। तो नंबर 4 ये अब कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस प्रकार से पॉइंट समझेंगे, जिसमें नंबर 1 शब्द आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यदि ना दे रखा हो तो आप यहाँ पर समझेंगे कि पर्यायवाची शब्द का द्वितीय नाम समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। द्वितीय शब्द का नाम समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर द्वितीय नाम क्यों लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर समझेंगे, देखो द्वितीय नाम में कि द्वितीय नाम के अंतर्गत मैं शब्दों की व्याख्या आपके पास तक क्यों पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि राज्य स्तर की परीक्षाओं में वन लाइनर क्वेश्चनों की व्याख्या अत्यधिक की जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पर्यायवाची शब्द का द्वितीय नाम क्या कहलाता है,
तो आप ध्यान रखेंगे कि पर्यायवाची शब्द का जो द्वितीय नाम होता है तो वह परमप्रत्यय या परसर्ग कहलाता है। अब पर्यायवाची शब्द का द्वितीय नाम मैंने समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखा, मैं आपको लिखवा परसर्ग या परमप्रत्यय भी सकता था, मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि हम इस द्वितीय नामों से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे हम बातें जब करेंगे जब हम पर्यायवाची शब्द का पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शब्दों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चनों पर आधारित पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने नंबर 1 पर्यायवाची शब्द पढ़े या पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। दूसरा शब्द आप पढ़ेंगे विलोम शब्द, जो दूसरा पॉइंट है तो नंबर 2 पढ़ेंगे विलोम शब्द, और विलोम शब्द का द्वितीय नाम विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। अर्थात हम कहें कि विलोम शब्द का द्वितीय नाम क्या कहलाता है तो वह विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। ऐसे ही नंबर 3 शब्द की बात करें तो नंबर 3 पर एकार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही नंबर 4 अनेकार्थी शब्द आता है। तो आपने 4 पॉइंट पढ़े अर्थ के आधार पर जो मुख्य रूप से या मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करें कि ऐसा कौन सा पॉइंट है अर्थ के आधार पर जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट पढ़ेंगे, ये नोट करके पॉइंट में देखें कि नंबर 5 पर जो पॉइंट होगा नोट में तो ये आता है समश्रुति शब्द या शब्द युग्म। अर्थात आपने एक ही पॉइंट से 2 पॉइंट पढ़े कि नंबर 5 पर जिसे अर्थ के आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसमें पॉइंट आता है नंबर 5 समश्रुति या शब्द युग्म शब्द। अब समश्रुति शब्द क्या होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा पॉइंट एक समझा दूं कि समश्रुति या शब्द युग्म शब्द वे होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं या उनका उच्चारण करते समय एक जैसी ध्वनि का प्रयोग होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं को समश्रुति या शब्द युग्म शब्द कहा जाता है। तो आपने पॉइंट 3 क्लियर करें जो सार्थक शब्द के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं नंबर 4, और नंबर 4 पॉइंट क्या है तो नंबर 4 पढ़ रहे हैं यहाँ पर परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर यदि हम बात करें नंबर 4 पॉइंट में तो नंबर 4 पॉइंट में है परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। अब परिवर्तन के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं तो आप यहाँ पर समझेंगे कि परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद 2 होते हैं, जिसमें नंबर 1 विकार शब्द या बेकारी शब्द कह सकते हैं। नंबर 1 बेकारी शब्द होता है। ऐसे ही नंबर 2 अविकारी शब्द आता है। अब आप पॉइंट पढ़ रहे थे परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद 2 होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है विकारी शब्द और नंबर 2 आता है अविकारी शब्द। अब विकारी या अविकारी शब्द क्या होते हैं तो यहाँ पर आप समझेंगे कि विकारी वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन कर लेते हैं, तो उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और जो शब्द एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन नहीं होते हैं तो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को
अव्यय भी कहा जाता है। अर्थात हम कहें कि अविकारी शब्द का द्वितीय नाम क्या कहलाता है, तो अविकारी शब्द का जो द्वितीय नाम है तो वह अव्यय कहलाता है। अब अव्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस के व्यय से, और ए का अर्थ होता है न या नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च। अर्थात जिन शब्दों में कुछ भी खर्च नहीं होता, इसका मतलब कि परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हीं शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। और विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, यह अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो आप अब ये पॉइंट पढ़ेंगे विकारी शब्द। तो यहाँ पर समझें कि विकारी शब्द के भेद 4 होते हैं। विकारी शब्द के भेद 4 होते हैं, जिसमें नंबर 1 संज्ञा शब्द का पहचान करेंगे। यानी नंबर 1 में संज्ञा शब्द की पहचान करेंगे कि विकारी शब्द के जो 4 भेद थे तो उनमें नंबर 1 संज्ञा शब्द कहलाता है। नंबर 2 सर्वनाम शब्द कहलाता है। नंबर 2 सर्वनाम शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से नंबर 3 क्रिया शब्द कहलाता है। ऐसे ही नंबर 4 विशेषण शब्द कहलाता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद 2 होते हैं, जिसमें नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। अर्थात विकारी वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन कर लेते हैं तो उन्हें विकारी कहा जाता है, और जो एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्द का द्वितीय नाम अव्यय भी कहलाता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, जो शब्द एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर 1 पॉइंट पढ़ा कि विकारी शब्द के अंतर्गत भेदों की संख्या 4 होती है, जिसमें नंबर 1 संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया, नंबर 2 सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया, नंबर 3 क्रिया का प्रयोग किया गया और नंबर 4 विशेषण का प्रयोग किया गया। अब यहाँ से एक मुख्य क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा शब्द का परिवर्तन कितने शब्दों पर आधारित है। अब क्वेश्चन यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगे कि संज्ञा शब्द का भी तो परिवर्तन किया जाता है, अर्थात संज्ञा शब्द का परिवर्तन कितने शब्दों के द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि संज्ञा शब्द में जो परिवर्तन होता है तो वह 3 प्रकार से होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक पढ़ेंगे नंबर 1 लिंग, नंबर 2 वचन और नंबर 3 पढ़ेंगे कारक। अर्थात हम कहें कि संज्ञा शब्द में जो परिवर्तन होता है तो वो कितने शब्दों के द्वारा किया जाता है, तो संज्ञा शब्द में परिवर्तन 3 शब्दों के द्वारा किया जाता है, जिसमें नंबर 1 लिंग, नंबर 2 वचन और नंबर 3 कारक। तो आपने पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर किया कि विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अर्थात अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, और अविकारी शब्द का द्वितीय नाम अव्यय कहलाता है। तो यहाँ पर अब पॉइंट समझेंगे कि जिस प्रकार से विकारी शब्दों के भेद 4 होते हैं और उनमें परिवर्तन होता है, तो ऐसे ही पॉइंट पढ़ रहे हैं अब अविकारी शब्द के भी भेद 4 होते हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब ये 4 भेद कौन कौन से होंगे, तो आप समझेंगे
कि अभिकारी शब्द के भेद 4 होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय हम कहें कि नंबर 1 पॉइंट अभिकारी के अंतर्गत कौन सा आता है, तो नंबर 1 में आता है क्रिया विशेषण अव्यय। ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट पढ़ेंगे तो नंबर 2 में दे रखा था संबंध बोधक अव्यय। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय। ऐसे ही नंबर 3 पॉइंट में हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 4 की यदि हम बात करें अव्यय से संबंधित, तो नंबर 4 में पॉइंट आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, तो इन सभी शब्दों की व्याख्या हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि संज्ञा शब्द पढ़ाएंगे, लेकिन संज्ञा शब्द किस शब्द के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, तो वो पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द किनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ये सभी पॉइंट ज्ञात होने चाहिए। तो हमने आज के डायग्राम में केवल कुछ 40 से 50 वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करें, जो एक शॉर्ट पॉइंट में आपको समझाया गया। यदि मैं इस सारे डायग्राम के अंतर्गत देखूं, तो यहाँ पर आप वन लाइनर से संबंधित 40 से 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। और मैं नेक्स्ट पॉइंट संज्ञा के अंतर्गत जब हम चलेंगे आगे, तो वहाँ पर चैप्टर समाप्त होने के बाद में जो टेस्ट रहेगा, उस टेस्ट में पॉइंट पढ़ेंगे जो इस डायग्राम से संबंधित होंगे। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, तो जैसे आपने पढ़ा शब्द भेद, और शब्द भेद का द्वितीय नाम शब्दोष्ट कहलाता है। तो अब हम परिभाषा से पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट पहले इस डायग्राम के आधार पर शब्द। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि शब्द के भेद कितने होते हैं, सार्थक और एक निरर्थक। फिर पॉइंट पढ़ेंगे सार्थक शब्द, फिर पढ़ेंगे निरर्थक शब्द, फिर पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, जो आपने 3 पढ़े थे, इन तीनों की व्याख्या करेंगे। उसके बाद में स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद 4 दे रखे थे, उन चारों भेदों की व्याख्या करेंगे। और 5वां पॉइंट जो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर आता है, जिसे संकर शब्द कहा जाता है, तो उस शब्द की भी व्याख्या हम परिभाषा के आधार पर करेंगे। तो आपने सभी पॉइंट पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से पॉइंट पढ़ें, देखो जितने पढ़ाए जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे, तो इन्हीं परिभाषा के आधार पर, अर्थात इसी डायग्राम के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, जो वन लाइनर क्वेश्चनों में मैंने बात करी 40 से 50 क्वेश्चनों के, और आप सभी स्टेप बाय स्टेप पॉइंटों को पढ़ते चलें, क्योंकि हमने देखा था कि जो वर्णमाला के 5 पार्ट मैंने डाले थे, तो उन 5 पार्टों में 5 ही पार्ट में 3 पार्ट तो सही थे, लेकिन 2 पार्ट गलत थे। और छठा पार्ट जब मैंने देखा, तो छठा पार्ट अच्छी तरीके से बच्चों ने पढ़ा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट के जरिए पढ़ा छठे भाग को। लेकिन यदि आप 5 ही पॉइंट को अच्छे से पढ़ते, तो आपका जो वर्णमाला का छठा पार्ट था, जो टेस्ट के आधार पर था, तो मुझे क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने 5 वीडियो में देखी वर्णमाला अच्छे से, और छठे में मात्र केवल 50 क्वेश्चनों की बात की गई थी।
तो मैंने बता दिया था कि मैं केवल क्लास स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा और प्रति एक चैप्टर समाप्त होने के बाद उसका टेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो यदि अच्छी लगे करें तो वही शेयर कर दिया करो दोस्तों में, जो अपने साथ के दोस्त हैं जिन्हें पता नहीं चल पा रहा है मेरे बारे में, तो उन्हें बता दिया करो वही। और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो कुछ भी है सिस्टम सबको कर दिया करो। और इससे ज़रा तुम समझ पा रहे हो, थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि भाई हमारे छात्र छात्राएं हमारी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो बाकी वीडियो में भाई नेक्स्ट बात करेंगे जो इसे डायग्राम पर आधारित होगा, और इसे डायग्राम को अच्छे से पढ़कर आएंगे। मैं नेक्स्ट पॉइंट में नहीं बताऊंगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे। ठीक है भाई।